नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि अब नया साल आने वाला है 2026। तो आप लोग सर्च करोगे रोड मैप टू फॉलो इन 2026। ऑल्दो ये 2025 से ज़्यादा चेंजेज नहीं होंगे, बट 2025 में जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहले ये जानेंगे कि ये रोड मैप किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। और आपने टॉपिक बहुत सही पढ़ा है, ये स्लोवेस्ट डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप ही होने वाला है। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा जादू मंत्र की चीज़ नहीं सिखाऊंगा जो 30 दिन में 60 दिन में आपको डेटा इंजीनियर बना देगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और आज हमारा है डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप का वीडियो। तो उसके बारे में लिखा है और ये स्लोवेस्ट क्यों लिखा है ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको करने में टाइम लगेगा और अच्छा खासा टाइम लगेगा अगर एक अच्छा डेटा इंजीनियर बनना है। तो अब ये हो सकता है कि हर कोई अपने अपने जगह पे, मतलब किसी को कुछ आता है किसी को कुछ नहीं आता, तो उसके हिसाब से आपकी समय कम हो सकती है। बट कोई भी यहाँ पे जादू टोना नहीं होने वाला है, पूरा मेहनत और पूरा मेहनत ही रहेगा बस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, क्योंकि ये मतलब मैंने जब पिछले साल शूट करा था तो वहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे थे, तो इसलिए मैंने पिछले वाले साल के वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रिपेयर। अगर मैं सारी चीज़ें बोलूँ कि आप बिल्कुल स्क्रैच से करने वाले हैं तो कम से कम 6 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 6 मंथ मिनिमम आप मान के चलिए कि ये रोड मैप जो है वो करने में लगेगा। 30 डेज 60 डेज 90 डेज में नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो इसीलिए ये स्लोवेस्ट डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप है जहाँ पे सब कुछ डिटेल में कैसे करना है, कहाँ से करना है वो बताया जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो किसके लिए है, हु इज़ दिस फॉर। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सबसे पहले कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा इंजीनियर है और वो अभी मार्केट में बहुत दिन से नहीं है तो उनको समझना है कि मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए। प्लस अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, प्लस ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी डोमेन से स्विच करना चाह रहे हैं, चाहे वो डीबीए हैं, चाहे वो डेवॉप्स वाले हैं। पता नहीं डेवॉप्स वाले करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ लोग करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट वाले हैं, तो ये लिटरली किसी के लिए भी है। जो भी लोग स्विच करना चाहते हैं डेटा इंजीनियरिंग में उन सभी लोगों के लिए है। और एग्जिस्टिंग डेटा इंजीनियर के लिए ये पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें मार्केट में रिक्वायर्ड है जो शायद उन्हें नहीं आता हो, क्योंकि हम कंपनी में जब काम करते हैं तो हम हर एक चीज़ पे काम नहीं करते हैं। तो बेयर मिनिमम क्या चीज़ें लगेंगी उसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी, ठीक है। तो ये सबके लिए है। अब पिछले साल जब मैं वीडियो डाला था तो मैं ये कॉमन क्वेश्चन देख रहा था कि मैं 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं डेटा इंजीनियर में स्विच करना चाहता हूँ। तो सबके लिए आंसर है कि यस यू कैन स्विच टू डेटा इंजीनियरिंग, बट उतनी सारी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, जो कि आज के इस वीडियो में हम टेक स्टैक के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे होगा। तो सभी लोगों के लिए ही ये यस है, ठीक है। जो मैक्सिमम जानता हूँ मैं वो 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस था उनका और उन्होंने डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करा है। 2 बंदे थे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हु इज़ दिस नॉट फॉर। अब ये किसके लिए नहीं है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी कोई कोर्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स में इनरोल्ड हैं वहाँ ढंग से आप पढ़ाई कीजिए, वहीं पे फोकस करिए। वो जो भी टीचर हैं, जो भी हैं, जो भी क्लास ले रहे हैं, वो जो भी आपको समझाएंगे वो अच्छा ही बताएंगे, आपका बुराई कोई नहीं चाहता है। तो जो कोर्स में आप इनरोल्ड हैं वहीं पे रहिए, ज़्यादा इधर उधर उछल कूद नहीं कीजिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और बाद में पता चलेगा कि हाँ एक ही चीज़ करना चाहिए था, पूरा खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए था। ये चीज़ मैं एक और लोगों के लिए बोलूँगा, अगर आप कोई और रोड मैप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कोई और रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी क्रिएटर का कर रहे हो, आराम से उसी रोड मैप को फॉलो कीजिए। हमने क्या देखा है कि लोग क्या करते हैं कि ऐसा करता हूँ, मतलब वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने वाले लोग, कि ऐसा करता हूँ कि मैं मनीष का कुछ चैनल देख लेता हूँ, मैं कुछ दरसिल का देख लेता हूँ, मैं कुछ अंश लांबा का देख लेता हूँ, मैं कुछ और 2 4 क्रिएटर का देख लेता हूँ। उससे क्या होगा,
वो ओवर स्मार्ट बनेंगे। वो बोलेंगे कि अच्छा इसने 4 टेक्नोलॉजी बोला, इसने 3 टेक्नोलॉजी बोला, इसने 2 बोला, तो मैं इनका सबका अगर कर लूँगा तो मेरी सबसे ज़्यादा पैकेज और सबसे ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। लेकिन वो आप बेवकूफ़ बन रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए मैं अगेन बोलूँगा कि आप कोई एक ही रोड मैप को फॉलो कीजिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको छोड़ के चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, वो उन्होंने जो दुनिया देखी है अपने हिसाब से, उनको लगता है कि हाँ ये डेटा इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है, वो उस हिसाब से वो आपको बताते हैं। अब व्हाट अबाउट फ्रेशर्स? पिछले साल मैंने बोला था कि फ्रेशर्स के लिए ये रोड मैप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स पूछ रहे थे कि तो मैं क्या करूं, मैं कैसे डेटा इंजीनियरिंग में आऊँ। तो थोड़ी देर रुक जाइए, आपके बारे में भी बात होगा। नीचे हमने कुछ टेक्स्ट टैग बताया है और उसके पीछे रीजन भी दिया है कि आपको वही क्यों करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई बाई कोर्स लाइक सुमित मित्तल? अब मैं यहाँ पे थोड़े कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा हज़ारों नाम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नाम है, बट ये कुछ कॉमन नेम है जो मुझे सुनने मिलती है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। मैं किसी के कोर्स के बारे में डिफेम या कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोर्स लाइक सुमित मित्तल का हो गया, दीपक गोयल हो गया, शशांक मिश्रा हो गया, दर्शिल हो गया, सागर हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे जो नाम आते हैं वो हमारे पास कि क्या इनका कोर्स लेना चाहिए। देखिए, कोर्स खरीदने में कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ लोगों की वैसी टेंडेंसी होती है पढ़ने की कि हमें अगर कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स दे दे तो मैं वही फॉलो कर लूँ, मैं आंख बंद करके फॉलो कर लूँ, तो उस केस में आप यस ले सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर 20 से 30 हज़ार के ऊपर अगर कोई भी आपसे चार्ज कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो इतना भी वर्थ इट होगा। आप बाहर से, मतलब हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे नॉलेज है, अब ये टू मच नॉलेज हो गया, टू मच इन्फॉर्मेशन हो गया। तो 20 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा अगर आपसे कोई चार्ज कर रहा है किसी भी कोर्स के लिए, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके ऊपर खर्च करनी चाहिए। जैसे स्केलर वाले 2-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो वर्थ इट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बता दिया कोर्स का। अब आपकी खुद की ऐसी पर्सनालिटी है जो कोर्सेज से ही पढ़ सकते हैं, तो ऑफकोर्स खरीद लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब देखिए, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में 5 साल 4 साल से हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपने अच्छी खासी लर्निंग ले ली है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं का क्या मतलब? नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। अगर देखिए आपका कंपनी जो है, अगर कंपनी पे करने के लिए रेडी है कि भाई, क्योंकि ये सारे जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उसके अराउंड 10,000 कोर्स के, मतलब सर्टिफिकेशन के चार्ज होते हैं। तो अगर कंपनी पे करने को रेडी है और अगर आपको लगता है कि हमारी लर्निंग हो गई है तो आप दे सकते हैं। एचआर में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सर्टिफाइड हूँ और इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। एचआर जो है वो प्रेफर करेंगे। प्लस सर्विस बेस्ड कंपनी को कुछ ज़्यादा ही सर्टिफाइड इंजीनियर चाहिए होते हैं दिखाने के लिए अपने क्लाइंट को, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेफरेंस मिल जाती है, उसके अलावा नहीं मिलती है। मतलब इंटरव्यू में नहीं, और एचआर के लिए हाँ। शुड आई यूज़ एआई टूल्स? अब देखिए यहाँ पे ही मैं आंसर कर दे रहा हूँ इसका, क्लियरली नो। ठीक है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि क्लियरली नो, नहीं यूज करना है। जब भी आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एआई टूल्स की हेल्प नहीं लेनी है। इट्स बेटर टू फेल, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप फेल हो जाओ पूरे दिन के लिए, पूरे दिन आप ढूंढते रहो सॉल्यूशन गूगल पे जाके, चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके, गिटहब पे जाके, कहीं पे भी इशू जाके ढूंढिए। इट्स ओके टू फेल फॉर अ डे, बट नॉट टू आस्क एनीथिंग अबाउट योर क्वेश्चन टू एआई टूल्स। यहाँ से क्या होगा कि आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। यही जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, कि आजकल क्या करते हैं लोग, कुछ भी जाते हैं और एआई टूल से ले लेते हैं, उठा लेते हैं, और फिर वो उनको लगता है कि हम सारी चीज़ें सीख गए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। ब्रेन रॉट का सबसे बड़ा रीज़न आजकल एआई टूल्स हो गया है। ठीक है, हम डेवलपमेंट कर देते हैं, हमें ही नहीं पता हमने क्या लिख दिया है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छा डेटा इंजीनियर बनना है और लर्निंग फेज में है, मैं ये नहीं बोल रहा जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप लर्निंग फेज में है, एआई टूल्स को मना कर दीजिए, नहीं यूज करूँगा मैं। ये आपको क्लियरली मेंशन हो, ये आपको क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका कोड नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 दिन के लिए फेल होऊंगा, 4 दिन के लिए फेल होऊंगा, बिल्कुल एकदम लास्ट में अब एकदम रो धो दिए, तब जाके आप एआई टूल्स का हेल्प लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। और उतने दिन में आप इतनी सारी चीज़ें उसके अराउंड सीख चुके होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा कि ओ ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, और वो उसी के अराउंड होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप कुछ तूफानी सा कोई दूसरा चीज़ सीख के आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये चीज़ करनी है। हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ?
अब इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं तो उनका अलग केस है कि हाँ उनके लिए 2 महीने में पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन वगैरह कर रहा है। बट अगर बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं तो 2 महीना में हमें नहीं पता भाई कि कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैन आई बिकम डेटा इंजीनियर विथ स्नोफ्लेक एंड एसक्यूएल। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या करते हैं ना लोग बोलते हैं कि मतलब मैंने ना टॉपमेट पे लगभग 500-600 कॉल कर ली होगी अब तक। यही आके कुछ इंजीनियर्स ऐसे बोलते हैं कि देखो मुझे एसक्यूएल तो आता है, ज़्यादातर इंजीनियर्स को एसक्यूएल आता है, तो क्या बोलते हैं कि चलो मैं स्नोफ्लेक सीख लेता हूँ, और आजकल देख रहा हूँ मैं जेडी में स्नोफ्लेक लिखा रहता है तो मैं स्नोफ्लेक डेवलपर बन जाता हूँ। देखिए बन जाएंगे लेकिन फिर वही हालत रह जाएगी, ठीक है। वो जो डेटा एनालिस्ट है थोड़ा सा बेटर हालत होगा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगेन मैं बोलूँगा ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं 2 चीज़ें करके कर लेता हूँ। मैं जो नीचे बताने वाला हूँ वो करना है, या किसी का भी जो रोड मैप था वो करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें रखते नहीं करनी है, ठीक है। कैन आई डू ओनली विथ ADF एंड डेटाब्रिक्स। अगेन कुछ लोग आते हैं कि मैं ADF और डेटाब्रिक्स कर लूँ तो हो जाएगा। ADF और डेटाब्रिक्स बोलने का उनका ये मतलब नहीं होता कि मैं इसके अंदर जो, जैसे डेटाब्रिक्स में भी तो हम पाइथन सिक्वल स्पार्क ही लिखते हैं, तो वो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बस ऊपर ऊपर से, है ना। उनको ऊपर से, उनको किसी भी हालत में बस डेटा इंजीनियर में घुसना है। उनका होता है कि मैं एक बार डेटा इंजीनियर में घुस जाऊंगा तो मैं 6 महीने काम करके फिर सीख लूँगा। देखिए ये चीज़ अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में लोग बैठे पड़े हैं वो भी आपके जैसा नहीं सोचेंगे ना। वो खुद पढ़ाई करेंगे, वो उतना मेहनत करेंगे, वो उतना स्किल्स डेवलप करेंगे और फिर वो जाएंगे, तो आपकी सिलेक्शन में हैम्पर होगी। मतलब अब मान लो कि यहाँ पे अगर लक के भरोसे बैठे हो, ठीक है, ADF और डेटाब्रिक्स के साथ होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरनली अगेन वही चीज़ें रन होती है। बट अगर 10 में से 1 या 2 लग रहा है इंटरव्यू तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करिए और 10 का 6, 7, 8 में कन्वर्ट कीजिए, ये कॉन्फिडेंस लाइए। तो सिर्फ और सिर्फ अगेन ये ADF और डेटाब्रिक्स वाली चीज़ें नहीं करिएगा, नहीं दिमाग में लाइएगा, सारी चीज़ें ढंग से सीखिएगा, ठीक है। मैं देख रहा था कुछ रोड मैप में लिखते हैं कि 100 आवर्स ऑफ कोर्स है, हमारे पास 100 आवर्स ऑफ कंटेंट है कि 100 घंटे से ज़्यादा का मैं कंटेंट दूंगा। भाई 100 आवर्स का दो या 200 घंटे का दो, इंपॉर्टेंट चीज़ तुम कितने देर का प्रैक्टिस करवा रहे हो, ठीक है। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, नो प्रैक्टिस नो सिलेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आप अपना दिमाग में छाप लीजिए, पत्थर की लकीर बना लीजिए कि नहीं प्रैक्टिस करूँगा नहीं सिलेक्शन होगा। कोई भी आपसे थ्योरी पूछने के लिए इंटरव्यू नहीं ले रहा, मतलब ऑफकोर्स ले लेगा थ्योरी इंटरव्यू में, बट काम जब करवाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन ही होगा वहाँ पे तो थ्योरी किताब वगैरह तो लिखनी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिस कितना ज़्यादा करते हैं वो होगा। और प्रैक्टिस जो है वो कोई नहीं करवा सकता, कोई कोर्स नहीं करवा सकता, आपको खुद ही करनी पड़ती है। कैसे प्रैक्टिस करनी वो आगे हम बात करें हैं, बट ऐसी चीज़ों को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि अरे वो तो 100 घंटे का कोर्स दे रहा है उसमें सब चीज़ पढ़ा देंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप गलतफहमी में है। नो प्रैक्टिस नो सिलेक्शन, सिंपल, ठीक है। व्हाट अबाउट सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के लिए ना कुछ ही लोगों को सिस्टम डिज़ाइन लगते हैं, स्पेशली जब आप स्विच कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहोगे। तो तब भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपना इसी चैनल पे, पिछले साल ही बनाया था, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो मैं अगेन वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया, अब यहाँ तक क्वेश्चन सुन रहे हैं, FAQ सुन रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया होगा कि हाँ ये रोड मैप मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको हाउ मच मनी आई नीड टू स्पेंड या इन्वेस्ट इफ़ आई फॉलो दिस रोड मैप, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कम से कम आप मान के चलो कि 2 से 2,500 रुपया आपका 2.5 के खर्च होंगे, क्योंकि आप कुछ यूडमी के कोर्सेज खरीदोगे और वो यूडमी का कोर्सेज जो है 400-500 रुपये के एवरेज आते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी, 4 से 5 कोर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम टू डेडिकेट टू ईच टेक स्टैक एंड हाउ टू रिवाइज। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि रिवाइज कैसे करें। रिवाइज करने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे। वही नेक्स्ट वाले इसमें लाइन में लिखा भी है, कैन यू शेयर द नोट्स। जो ये वाली भी नोट है ना, वो भी मैं शेयर नहीं करूँगा, आपको खुद की अपनी नोटबुक बनानी पड़ेगी। तो रिवीजन के लिए सबसे बड़ा आंसर होता है नोटबुक। अगर आप अपना नोटबुक बनाते हैं तो रिवीजन का टाइम जो है वो बिल्कुल 10% हो जाएगा। मतलब अगर पहली बार में आपने 1 घंटे में किया था ना, अगली बार आप 10 मिनट में वो सेम चीज़ रिवीजन कर सकते हैं। कोई वीडियो पे जाने की झंझट नहीं पड़ेगी, आपकी खुद की हैंड राइटिंग होगी, आपकी खुद की लिखी हुई चीज़ें होंगी, जल्दी याद आएगा, जल्दी रिवीजन होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद का अपना नोट्स बनाएंगे।
हाउ मच टाइम टू डेडिकेट ऑन ईच टेक स्टैक हम आगे बात करेंगे। और आगे हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि जो हमें पढ़ाई करनी है, जो भी टेक्नोलॉजी में बताने वाला है, उसको पढ़ाई किस ऑर्डर में करनी है, किसको कितना तवज्जो देनी है, किसको कम देनी है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू रिमेंबर ऑल थिंग्स दैट आई स्टडीड, अगेन ये नोट से ही रिलेटेड है कि आप नोट्स देखिए। और दूसरा चीज़ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन भी नहीं होगा और आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कितनी बार भी बोल चुका हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। और अगर आपने यहाँ तक सुन लिया, सारे FAQs सुन लिए, तो चलिए अब टेक स्टैक की बात करते हैं, कैसे उसको पढ़ाई करनी है, कौन सी पढ़ाई नहीं करनी है। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि कितना टाइम किसको डेडिकेट करना है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रेशर्स एज अ डी ज़्यादातर हायरिंग नहीं होती है, लेकिन आजकल क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है डेटा इंजीनियर्स की, तो यहाँ पे हमें फ्रेशर्स की ओपनिंग भी दिख रही है। बट ऐसे नहीं कि इतनी सारी ओपनिंग है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, और उसी के लिए मैंने कुछ टेक स्टैक की लिस्ट बताई है जो आपको करनी चाहिए एज अ फ्रेशर, ठीक है। पाइथन आपको करनी ही पड़ेगी, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, पाइथन आपको करनी ही पड़ेगी। पाइथन में पांडास जो है वो आप करेंगे, क्योंकि आप जो है वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस वाले नहीं करेंगे, तो पाइथन करेंगे। और लाइब्रेरी में सिर्फ पांडाज करेंगे, नंपाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ जो आप करेंगे वो SQL करेंगे। और ये सब चीज़ कितना करेंगे, कहाँ से करेंगे ना, उसके लिए 2 से 4 ईयर वाला एक्सपीरियंस वाला जो रोड मैप में आगे, मतलब 2 से 4 साल में जितना एक्सपेक्टेड होता है ना, वो वाला चीज़ ही आप करिएगा, उससे कम करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपके बाद पाइथन का SQL हो गया। SQL आपसे ज्वाइन तक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, मतलब अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूँगा तो मैं ज्वाइन तक एक्सपेक्ट करूँगा। मैं विंडो फंक्शन थोड़ा सा लीनियंट रहूँगा कि अगर नहीं भी आता तो चल जाएगा, क्योंकि अभी ये फ्रेशर है, ठीक है। बट ज्वाइन तक आनी चाहिए। उसके बाद स्पार्क में बिल्कुल ना ऊपर ऊपर से 5-7 वीडियो मेरे चैनल पे देख लीजिए, उतना ही काफ़ी हो जाएगा। फास्ट API अगेन आपको ये अच्छे से करनी पड़ेगी। एक्सेल आपको करनी पड़ेगी। आपको पावर BI या टैबलू, मैं पावर BI ही प्रेफर करूँगा, तो पावर BI करनी पड़ेगी। और क्लाउड की बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लाउड में अब कोई एक क्लाउड पकड़ लीजिएगा, चाहे AWS या Azure, GCP को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ऐसे ये सारे टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया है वो क्यों बताया, अब ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो पाइथन, SQL और फास्ट API, ये 3 टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एक पाइथन डेवलपर के लिए, रोल के लिए एलिजिबल बना देगा, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ आप करते हैं, पाइथन, SQL और फास्ट API, तो आप एक पाइथन डेवलपर के रोल के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। पाइथन डेवलपर बैकएंड, फ्रंट एंड तो आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए पूरा आपको वो लगेगा, रिएक्ट या कोई भी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें लगेंगी, तो वो आपको आता नहीं है। तो आप ये 3 चीज़ करके बैकएंड वाले पाइथन डेवलपर बन सकते हैं। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि ऐसे करना है। अगर आप पाइथन, SQL, स्पार्क और फास्ट API करते हैं तो आप DE बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आप पाइथन, अब देख रहे हैं पाइथन कितनी इंपॉर्टेंस, पाइथन और SQL की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर पाइथन, SQL, एक्सेल और पावर BI आप करते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस वाले रोल पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे टेक स्टैक करने के बाद आप 3 रोल को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है ना वो एक तरफ से नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि डेटा इंजीनियर में ओपनिंग कम है। तो आपको डेटा एनालिस्ट के लिए भी रेडी रहनी है, आपको डेटा इंजीनियर के लिए भी रेडी रहनी है, आपको पाइथन डेवलपर के लिए भी रेडी रहनी है। तो इस तरीके से आप 3 रोल के लिए रेडी रहेंगे। अब कितना पढ़ना है, आगे जो 2 से 4 साल वाले एक्सपीरियंस में जो सेक्शन बताऊंगा ना, वही आपके लिए होगा, जो सेक्शन मैं बताने वाला हूँ। और स्पार्क में कम पढ़नी है, बाकी सारी चीज़ें सब सेम पढ़नी पड़ेगी, है ना। पाइथन, SQL और फास्ट API तो पूछेंगे ही। एक्सेल, पावर BI और क्लाउड का बेसिक्स, क्लाउड का बेसिक्स में अगेन क्लाउड का बेसिक्स जो है वो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा यूज हो ही जाएगा। तो ये तीनों चारों जगह पे यूज होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप AWS या फिर Azure, 2 ही में कोई फोकस करिएगा, क्योंकि आप जो है हर रोल को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे लिए आई थिंक AWS यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा दैन Azure, क्योंकि Azure में ज़्यादा डेटा इंजीनियरिंग वाले चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें AWS में ज़्यादा अभी भी अच्छी चलती है, ठीक है। तो
ये चीज़ हो गई आपकी एज अ फ्रेशर, इतना चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए, टेक स्टैक फॉर एक्सपीरियंस्ड। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं ना वो थोड़ी देर, मतलब ये वाला पोर्शन जो है आप स्किप कर दीजिएगा, उसके आगे जो वाला सेक्शन आएगा वो वाले में आप डायरेक्ट चला जाइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि टाइम स्टैम्प ऐड कर दूँ। अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 2 से 4 साल वालों के लिए भी है और 5+ वालों के लिए। 2 से 4 जो होते हैं वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बनते हैं जो एक डेटा इंजीनियर बनते हैं, और 5+ वाले जो हैं वो सीनियर डेटा इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर नहीं, सीनियर डेटा इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है पाइथन या जावा। अब कुछ कंपनी, बहुत कम कंपनी जो जावा यूज करती है, तो मैं स्टिल प्रेफर करूँगा कि आप पाइथन ही करिए, ठीक है। जावा नहीं करिए, जावा या स्काला वो मत करिए, पाइथन ही करिए, ठीक है। पांडाज नहीं करने हैं एज ए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं पांडाज मैंने कर लिया है, नहीं करना था, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। उसके बाद दूसरा चीज़ एसक्यूएल। अब पांडाज नहीं करना है तो अगर कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि मैं पाइस्पार्क में डील करता हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं पांडाज नहीं जानता हूँ, बट अगर आपकी कंपनी में डेटा कम है तो मैं पांडाज सीख लूँगा। ऐसे करके काम चल जाएगा आपका। दूसरा चीज़ एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो कोई आपसे मर्सी ही नहीं देखी जाएगी, सब कुछ पूछा जाएगा। तीसरा चीज़ जो है स्पार्क एंड डेटाब्रिक्स। पहले जो होता था वो स्पार्क से काम चल जाता था, बट आजकल डेटाब्रिक्स टूल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, तो अब डेटाब्रिक्स टूल के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। जो मैं डेटाब्रिक्स समझाया हूँ वो 5% है रियल डेटाब्रिक्स का, वो सिर्फ कम्युनिटी एडिशन में फ्री में जो मिलता था वो था। एक्चुअल में डेटाब्रिक्स बहुत बड़ा है, आगे चल के बात करेंगे। क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में हमें 2 ही क्लाउड फोकस करनी है, या तो AWS करनी है या Azure करनी है। GCP अभी के लिए छोड़ देनी है, बहुत कम ओपनिंग्स है, तो हम सप्लाई और डिमांड के गेम पे ही हम भी अपना तैयारी करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के होने के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कम समय में ख़त्म हो जाएगी। ऊपर वाली जो 4 चीज़ें थी ना वो फंडामेंटल थी, वो कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद जो आएगी उसमें भी क्लाउड जो है थोड़ा टूल में है, बट फिर भी फंडामेंटल में उसको मान लेते हैं। जो नीचे ये 5 6 7 8 9 ये सारी जो चीज़ें हैं वो कम समय में हो जाएगी, 1 1 2 2 वीक की काम है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेन टाइम लगने थे वो ऊपर ही लगेंगे। वेयर हाउसिंग करनी है, CI/CD करनी है और ऑर्केस्ट्रेशन करना है। अब ये 2 चीज़ें जो हैं, सिस्टम डिज़ाइन तो खैर आपसे पूछ लिया जाएगा तो थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी, कम ही करनी पड़ेगी बट करनी पड़ेगी। स्ट्रीमिंग जो है, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग स्विच कर रहे हैं वो अवॉइड करें इसको, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर आप स्विच कर रहे हैं सिर्फ किसी और डोमेन से, नॉन IT से IT है, डेटा एनालिस्ट से डेटा इंजीनियर है, BA से कहीं से भी है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जाएंगे तो 2 अदर टेक्नोलॉजी ऐड होगी, वो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी उसके साथ ऐड होगी, और रियल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन तो आंसर करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी चैलेंज आती है, ठीक है। अब चलिए, अब हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि पाइथन है तो पाइथन में क्या करनी है, कहाँ से करनी है, कितना करनी है, कौन चीज़ नहीं करनी है। तो देखिए, पाइथन में 2 से 4 साल वाली एक्सपीरियंस और 5+ वाली। अब 5+ में सीनियर डेटा इंजीनियर, 2 से 4 में डेटा इंजीनियर। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट का, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि ये सर्विस के लिए इनफ है या प्रोडक्ट के लिए भी इनफ है। तो ये देखिए, सबसे पहला पाइथन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के लिए ना 2-3 चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। एक टेलिस्को है, ठीक है, एक तो मेरा ही चैनल है, माई चैनल, और एक जो है वो कोड विथ हैरी करके है। तो ये तीनों चैनल में से कोई सा भी चैनल आप फॉलो करिएगा, बट अगेन मैं बोलूँगा एक ही फॉलो करिएगा। मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा वाला चैनल फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं डेटा इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बात किया हूँ, तो इसलिए वहाँ पे आपको ये हेल्प मिल जाएगा। बाकी जो टेलिस्को और कोड विथ हैरी है वो जेनरिक टर्म में बात किया गया है, बट मैंने डेटा इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से जो आज तक हमने डेटा इंजीनियरिंग में यूज करा है उसके पर्सपेक्टिव से बताया। बाकी आपकी प्रेफरेंस आपकी है, तीनों में से कोई बेकार नहीं है, इट जस्ट की कोई प्रेफरेंस या वेटेज दिया गया है। बाकी दूसरी चीज़ DSA या कोडिंग। अब देखिए, हम अगर पाइथन कर रहे हैं हम कोडिंग से दूर नहीं भाग सकते, और जिनकी अच्छी कोडिंग होती है उनकी सिलेक्शन की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कहने की बातें हैं कि अभी भी हम 2026 में जी रहे हैं, कोडिंग की क्या ज़रूरत है।
सारी चीज़ें कोडिंग से होती है, जो भी इंटरनल चीज़ें चल रही है वो कोडिंग से चल रही है। तो फंडामेंटली सारी चीज़ों को समझने के लिए एंड ऑफ द डे हमें कोड पे जाना पड़ता है, कोई इम्प्लीमेंटेशन देखनी पड़ती है। अगर कोड नहीं आएगा तो हम समझेंगे कैसे, राइट। तो कोडिंग भी आनी चाहिए। अब मैं अगेन ये नहीं बोला कि मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग आए, मुझे ट्री आए, नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बट एरे और स्ट्रिंग आनी चाहिए। पिछली बार कुछ लोगों ने लिखा था कमेंट में कि एरे स्ट्रिंग में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वहीं पे मैं बता रहा हूँ कि आपको एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन कैसे छांटने हैं। मैंने एक 30 डेज चैलेंज करा था, 30 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज। बट ये 30 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज आपको तब करने हैं जब आप सिंटेक्स में कंफर्टेबल हो। सिंटेक्स पहला कम से कम 30 लेक्चर जो मेरे चैनल पे है उसमें से 30 लेक्चर आप जाके देखेंगे, उसके बाद जो है आप 30 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका काम जो है वो आसान होगा। मैं बोल रहा हूँ 30 डेज में आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, आप ये प्रोग्रामिंग का जो डर है वो ख़त्म हो चुका होगा। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका प्रोग्रामिंग का डर ख़त्म हो जाएगा अगर 30 डेज चैलेंज को आप सीरियसली 30 डेज या 15 डेज में करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही 10 वीडियो देख लिया। वीडियो देख के तो कभी नहीं होने वाला, वीडियो देख के कभी नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया है, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, क्योंकि हम पाइथन कर लिए हैं तो हम इंटरव्यू में जाएंगे तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होता है। जैसे सैलो कॉपी डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो कि हमने नहीं पढ़ाया है, डेकोरेटर का कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया, स्कोप के बारे में कुछ पूछ लिया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए टॉप 50 पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन बाई गिग्स फॉर गिग्स का एक ब्लॉग है, वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो उसको मिल जाएगा वहीं पे। उसके बाद कौन सी प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस के लिए है, तो प्लेटफॉर्म जो है पहले है हैकर रैंक, ठीक है, हैकर रैंक। फिर उसके बाद अपना गिग्स फॉर गिग्स और लास्ट में हमारा लीड कोड। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप पहले हैकर रैंक पे जा सकते हैं, फिर गिग्स फॉर गिग्स पे जा सकते हैं और फिर लीड कोड पे जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप 30 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज जो मैंने करवाई है अगर वो आप करेंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट गिग्स फॉर गिग्स से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पाइथन की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जब 5+ अब ये हो गया 2 से 4 वालों के लिए। 5+ वाले में क्या डिफरेंट होगा, अब थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो आपको कंक्रीट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। अब आपको उप कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पैटर्न, मतलब डिज़ाइन पैटर्न भी उप कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो वहीं पे लिखा हुआ है डिज़ाइन पैटर्न। अब डिज़ाइन पैटर्न तो 23 है हमारे पास, टोटल जो डिज़ाइन पैटर्न है वो 23 है। बट जो कॉमनली यूज होते हैं वही होते हैं। फैक्ट्री वाले हो गए हमारे, हमारे फसाड वाले हो गए हमारे, और कौन से होते थे हमारे, स्ट्रैटेजी वाले हो गए हमारे, डेकोरेटर वाले हो गए। तो यही 5-6 जो है ना वही मेजर जो हम हर जगह पे यूज़ होता है वही वाली करनी है, पूरी 23 नहीं करनी है। ये गैंग्स ऑफ 4 करके एक बुक आता है जिसमें 23 एक्सप्लेन किया गया है, बट आपको 23 के 23 नहीं समझने हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको यूएमएल डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा, तो वो यूएमएल डायग्राम के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी 5+ वाले जो डेटा इंजीनियर होंगे मोस्टली, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है, वो अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे होगा। क्योंकि अब अगर आप इंडस्ट्री में नहीं है और आप स्विच कर रहे हैं तो 2 से 4 वाले में ही रहना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा रादर देन गोइंग फॉर 5+। और उसके बाद कोडिंग जो है, कोडिंग में आपसे मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मीडियम लेवल के क्वेश्चन मतलब जैसे कि क्वेश्चन तो वही होगा, एरे स्ट्रिंग के ही होगा, बट जैसे 2 पॉइंटर टेक्निक आपको लगा के सोल्व करना होगा ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाए। हो सकता है कि आपको स्लाइडिंग विंडो लगाना पड़े, ठीक है, आपको बाइनरी सर्च लगाना पड़े, आपको कुछ सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिदम पूछ लिया, तो ये सारे जो हैं आपके फेमस क्वेश्चन हो जाएंगे। आपसे स्टैक और क्यू के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। थोड़ी सी रिकर्सन भी आप तैयारी कर लीजिएगा। बट इसके अलावा आप ऐसा नहीं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ये सब नहीं पूछे जाते। डेटा इंजीनियर से एटलीस्ट नहीं पूछे जाते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हो गई 5+ के लिए। अब जो 2 to 4 था वो तो करना ही पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा जो है ये वाली चीज़ें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट कंपनी। देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज़ समझ लीजिए, सर्विस वाला का जो होता है वो उनका टूल स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस होता है कि हम टूल स्पेसिफिक चीज़ों पे पूछेंगे। जैसे वो क्लाउड में चले गए तो AWS स्पेसिफिक बहुत पूछने लगे, या अज्योर का है तो अज्योर स्पेसिफिक बहुत चीज़ें पूछने लगे, ऐसी चीज़ें होंगी। बट अगर वही प्रोडक्ट कंपनी की बात आ जाए तो प्रोडक्ट वाले क्लाउड पे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे सिस्टम डिज़ाइन पे। उनको है कि भाई तुम सिस्टम कितना अच्छे से समझते हो।
तुम कोडिंग कितना अच्छे से समझते हो। कोड तो ये भी पूछेंगे, ऐसा नहीं कि ये लोग कोड नहीं पूछेंगे, ये सिंपल वाला पूछेंगे, ये मीडियम वाला पूछेंगे। मतलब ये अगर ये इजी वाला पूछ रहे हैं तो ये मीडियम वाला पूछेंगे, ये फोर से हो रहा है। तो इस तरीके से इनका माइंडसेट शिफ्ट होता है कि हमें एक थिंकर चाहिए जो थिंक करता है, और यहाँ पे सर्विस में होता है कि हमें एक काम करने वाला चाहिए जो काम कर सकता है। थिंकिंग बाद में हम करवा लेंगे, क्योंकि इनको अपनी टूल नहीं बनवानी होती, बनी बनाई टूल पे काम करनी होती है। मोस्टली यही होता है। सर्विस वाले ही सर्टिफिकेट चिल्लाते रहते हैं, प्रोडक्ट में जाओगे तो कोई सर्टिफिकेट के पीछे नहीं पड़ा होता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो माइंड शिफ्ट होती है प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस की। और पैसे तो ऑफकोर्स आपको पता ही कि प्रोडक्ट वाले ज़्यादा देंगे सर्विस से। तो ये सारी चीज़ें थी पाइथन की। अब ये सारी चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ अपने और जो लिंक होगी ना, इन जितनी भी चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ वो सारे चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, बट ये नोट्स नहीं दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्रोम पे। अब देखिए मैंने आपको बोला था 3 चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक टेलिस्को का है, ये पाइथन फॉर बिगनर ये वाली कोर्स है, कोर्स नहीं है, इस प्लेलिस्ट होगा, ये प्लेलिस्ट होना चाहिए, ये प्लेलिस्ट नहीं है ना, हाँ 125 लेसन है ना, तो इसके अंदर आपको लेक्चर्स हैं जो कि आपको देखने हैं। या फिर आप कोड विथ हैरी का ये कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कितने 100 लेसन है। या फिर ये जो है मेरा वाला चैनल है जिसमें 40 लेक्चर ही हैं, लेकिन 40 लेक्चर में ही, क्योंकि मेरा लेक्चर लंबा लंबा होता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहीं पे आपको फास्ट एपीआई मिल जाएगा। ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, डेवलप करने पूरा नहीं आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक आ जाएगी। फास्ट एपीआई मिल जाएगा आपको, उप्स कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और आपको जो हमारी पूरी पाइथन की कोर सिंटेक्स वगैरह है वो मिल जाएगी। तो आप चाहें तो कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको हैकर रैंक पे अगर जाएंगे तो हैकर रैंक में ना प्रिपेयर के अंदर आपको पाइथन का एक ये मिलेगा, टैब मिलेगा। उसके अंदर जाके आप सारे क्वेश्चन जो है इजी वाले शुरू में सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए से हेलो वर्ल्ड हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होता है, फिर लूप्स चलाने आना सिखाएगा, फिर फंक्शन बनाने सिखाएगा। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को सिखाया जाता है यहाँ पे। फिर आता है गिग्स फॉर गिग्स पे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 30 डे प्रोग्रामिंग चैलेंज कर लेंगे तो आपको सेलेक्ट करने आ जाएगा। और फिर आते हैं लीड कोड पे देखिए एरे और स्ट्रिंग का 2 सेक्शन बना हुआ है। ये लिंक मैं अगेन दे दूंगा आपको, वहाँ पे लॉगिन वगैरह अपनी खुद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एरे और स्ट्रिंग का जो सेक्शन है वहाँ से इजी लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस वाले। और 5+ वाले हैं तो मीडियम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे नहीं करने पड़ेंगे बट करना पड़ेगा। ऐसे मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के, मतलब 5-5, 7-7 क्वेश्चन अगर अलग अलग टॉपिक के कर लिए तो अपना काम बन जाएगा। जो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना कोडिंग का मीडियम लेवल में, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 पॉइंटर के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, स्लाइडिंग विंडो के 5 कर लिए, बाइंड सर्च के 5 कर लिए। तो इस तरीके से आप जो अलग अलग टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा ये चीज़ होने वाला है। अब चलते हैं एसक्यूएल पे। तो ये देखिए पाइथन हमने पढ़ा, पाइथन जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो पाइथन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ब्रेन की रीवायरिंग होती है। तो जैसे एक बच्चा होता है, तो बच्चा में कैसे ब्रेन की रीवायरिंग होती है, वो सारी चीज़ों को देखता है, समझता है। पहली बार जब आप ये भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ब्रेन रीवायरिंग लगेगी। सबसे अगर जो टफ चीज़ लगता है वो यही है, और यहीं से आधे लोग जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे ये मेरे लिए नहीं बना है। और अगर डेटा इंजीनियर बनना है तो कोड करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। हाँ, आप लक के भरोसे चले गए तो अलग बात है कि 1-2 इंटरव्यू निकल गए, उन्होंने कोडिंग नहीं पूछा और फिर वहीं पे आप पड़े रहेंगे, फिर आप जो है वो लंबे समय तक वहीं पे रहेंगे, और फिर कुछ साल बाद यही होगा। तो रोइए गाइए कुछ करिए, आपको ये कोडिंग करना पड़ेगा, और आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, बट करना ज़रूर पड़ेगा अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में एक अच्छा डेटा इंजीनियर बनना है। टू बी ऑनेस्ट मगर मैं बोलूँ तो एक अच्छा इंजीनियर भी बनना है ना, तो आपको ये सारे कोड जो है वो आने चाहिए। हाँ, मैं ये अगेन बोल रहा हूँ कि बहुत डीप में नहीं आने चाहिए, बट आने चाहिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मैं डिस्कस करना भूल गया, अगर आप 5+ हैं और ऑलरेडी डेटा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपसे असिंक प्रोग्रामिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी आपको थोड़ी बहुत देख लेनी है। अब आते हैं हम एसक्यूएल वाले पे, क्योंकि हमने पाइथन में बहुत सारी बातें कर ली। एसक्यूएल देखिए, एसक्यूएल जो है वो लगभग सब लोगों को आता है, कम ज़्यादा आता है, और ये थोड़ा रिलेटिवली ईजी होता है दैन पाइथन वाला चीज़।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, पहले अगर मान लेते हैं कि बिल्कुल आप जीरो पे हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि आपको सिंटेक्स सीखनी पड़ेगी। अब सिंटेक्स आप कहाँ से सीखेंगे? सिंटेक्स सीखने के लिए आप W3 स्कूल्स का सहारा ले सकते हैं। W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है जहाँ पे सेलेक्ट करना, छोटी छोटी जो क्वेरी होती है वो सिखाया जाता है बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद अगर कुछ थिंकिंग डेवलप करनी है तो अंकित बंसल का एक जो चैनल है वहाँ पे आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सुन के दिए हुए हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आपका थिंकिंग डेवलप होगा कि अच्छा क्वेश्चन पे सोचा कैसे जाता है। उसके बाद ऋषभ मिश्रा का जो चैनल है वहाँ पे अगेन एसक्यूएल का है, एसक्यूएल में विंडो फंक्शन वगैरह को करने के लिए बहुत अच्छा चैनल है ये। तो ये 3 चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंटेक्स में कम टाइम लगेगा। मेन जो है वो है प्रैक्टिस की। पाइथन में भी प्रैक्टिस करनी थी, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, सिंटेक्स करने से नहीं होता, पूरी जो है वो और भी कहानी करनी पड़ती है। वैसे ही यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए 3 वेबसाइट है, एक हमारा है लीडकोड, एक हमारा है हैकररैंक और एक हमारा डेटालेम्यूर। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने पाइथन का बताया था हैकररैंक में, वैसा ही एसक्यूएल का होता है। लीडकोड पे भी एसक्यूएल का होता है, डेटाबेस सेक्शन होता है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और डेटालेम्यूर करके एक और वेबसाइट है, डेटालेम्यूर से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है आपसे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की पूछी गई, मान लो आपने ग्रुप बाई की जगह विंडो फंक्शन लगा दिया, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वो क्वेश्चन ग्रुप बाई से हो सकता है तो विंडो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बताओ करके। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है। और फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल की, एसक्यूएल एग्जीक्यूट कैसे होता है, एक्सप्लेन प्लान वगैरह थोड़ी बहुत अगर आप देख लें, थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 से 4 साल वाले एक्सपीरियंस में, 2 से 4 साल वाले एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और जितने भी फ्री क्वेश्चन हैं, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो हार्ड हो, वो मैटर नहीं करता, वो आपको तीनों सॉल्व करने चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके, जो मैंने प्लेटफॉर्म की नाम ली है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे आर्डेटेड है जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंट स्टार इन समथिंग स्पेसिफिक पैटर्न इन एसक्यूएल, तो ये वाली चीज़ें जो है वो कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता है। हम डेटा डील करते हैं तो डेटा की तरीके से ही पूछी जाती है, मतलब इज्जत वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये होती है रिकर्सन प्रोग्रामिंग से होती है, बट नहीं पूछी जाती है। उसके बाद 5+ वाले की बात करें तो जो 2 to 4 वाले वो तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो जाते हैं। उसके अलावा आपसे डेटाबेस इंटरनल्स जो है आप डिस्कस करी जाएगी। डेटाबेस इंटरनल्स में आपसे सार्डिंग, पार्टीशनिंग, इंडेक्सिंग, कनेक्शन पुल, इंडेक्सिंग में भी ना इंडेक्सिंग कौन से कॉलम पे कौन सी इंडेक्सिंग लगानी चाहिए, वैसी चीज़ें भी पूछी जाती है। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा सिक्वल वर्सेस नो सिक्वल के भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे सिक्वल डेटाबेस यूज होनी चाहिए था या नो सिक्वल होनी चाहिए था, नो सिक्वल के क्या एडवांटेज है, सिक्वल के क्या एडवांटेज है। तो कुछ इस तरीके का आपका पूरा एसक्यूएल का रहने वाला है। अब एसक्यूएल की जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एसक्यूएल कहाँ से करना है। तो ये देखिए, सारे लिंक अगेन मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसका लोड नहीं लीजिएगा, नोट्स नहीं मिलेगा। बस W3 School/SQL, यहाँ पे पूरे एसक्यूएल की ट्यूटोरियल जो है छोटे छोटे टर्म्स में दिया हुआ, पहले सिंटेक्स हो गया, सिलेक्ट हो गया, वेयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक एक करके इधर से सीखते चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा चैनल जो है वो है अंकित बंसल का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत सारे 90 क्वेश्चन का ये पूरा इनका कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेश्चन का वो है, तो यहाँ से थिंकिंग डेवलप होगी। और अगर आप विंडो फंक्शन की वगैरह की और अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है रिकर्सिव सिटी और विंडो फंक्शन ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाई गई है। तो ये वाली चीज़ें जो है आप यहाँ से ऋषभ मिश्रा के चैनल से कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस की बात आती है, तो प्रैक्टिस जो है अगर मैंने बोल दिया ईजी मीडियम हार्ड सब करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए डेटाबेस सेक्शन होता है। ये डेटाबेस सेक्शन में आपको जाके जितने भी फ्री क्वेश्चन है, प्रीमियम नहीं लेना है, जैसे देखिए ये सब प्रीमियम क्वेश्चन है, जितने भी फ्री क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना है। लीडकोड शुड बी योर फर्स्ट चॉइस व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग दिस सिक्वल क्वेश्चन, क्योंकि सिक्वल में सबसे अच्छा जो नंबर ऑफ मोर टेस्ट केसेस चेक करता है वो लीडकोड ही करता है। बाकी जो हैकररैंक और डेटालेम्यूर वो एक एक टेस्ट केस पे पास कर देता है, बट जो क्रिटिकल थिंकिंग या जो स्केल वाली थिंकिंग होगी कि ये सॉल्यूशन स्केल पे काम करेगा कि नहीं, वो जो है लीडकोड ही टेस्ट करता है। तो लीडकोड शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। डेटालेम्यूर अगेन सेम क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाते हैं, इसलिए डेटालेम्यूर करनी है। और हैकररैंक अगर आप बिल्कुल ही थोड़ा कम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं एसक्यूएल के बारे में, तो सबसे पहले एसक्यूएल यहीं से सोल्व करनी है, फिर लीडकोड पे जानी है और फिर डेटालेम्यूर पे जानी है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ जो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए वेयर कंडीशन के सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे जैसे आप वेयर ज़्यादा यूज करते जाएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे और प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगी, क्योंकि इंटरव्यू में तो वो कोड ही लिखवाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल में तो और कुछ नहीं बचा है, इतना ही चीज़ें करनी है। अब इतना ही चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, करने में इसको टाइम लगेगा, बट इतनी करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। थर्ड आते हैं स्पार्क के बारे में। तो स्पार्क देखिए, स्पार्क मैंने अपने चैनल पे 2 प्लेलिस्ट डाली हुई है, ठीक है। वो दोनों प्लेलिस्ट करनी है, या फिर आज अभी ना मैंने क्या कर दिया कि एक कंप्लीट स्पार्क करके दोनों प्लेलिस्ट को मर्ज कर दिया, ताकि आपको ऑर्डर की कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि पहले फंडामेंटल और प्रैक्टिकल होता था तो ऑर्डर की कन्फ्यूज़न होती थी लोगों को कि पहले ये करूँ या पहले ये करूँ, पहले ये करूँ या ये करूँ। तो मैंने कंप्लीट स्पार्क करके उसी वीडियो को एक नए प्लेलिस्ट में बना दिया, ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। वहाँ पे आपको लेक्चर नंबर ऑर्डर में नहीं दिखेंगे, इसलिए हमेशा वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके ही आप उसको ऑर्डर में अपना फॉलो करिएगा, वरना लेक्चर नंबर आगे पीछे वहाँ पे मिलेंगे, दिखेंगे। वो एक्चुअली में दूसरे जगह के लिए लेक्चर नंबर असाइन किया गया था, यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता था, इसलिए ये ऐसी चीज़ें दिख रही है। या फिर अब देखिए यहाँ पे, या फिर प्रशांत कुमार पांडे सर का जो कोर्स है यूडमी पे, वहाँ से आप 2 कोर्स ले सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, दोनों को ज़रूरत नहीं है, या तो मेरा वाला चैनल फॉलो करिए या प्रशांत सर वाला फॉलो करिए, दोनों की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। दोनों करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और फिर बोलेंगे कि मेरा टाइम के अंदर प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपने चैनल पे ना उस समय जब मैं वीडियो शूट किया था तब बताया था कि आप डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन का यूज़ करिए। अभी भी आप डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको लोकल सेटअप पे करनी है, क्योंकि लोकल सेटअप ऑलवेज इजी होता है चीज़ों को करने के लिए, तो लोकल सेटअप जो है डॉकर का लोकल सेटअप का वीडियो जो है वो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड किया है, तो उसका भी लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। और मेन तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो स्पार्क यहाँ पे इनसे पूछा जाएगा वही स्पार्क लगभग आपसे मतलब 5+ वाले से भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेम चीज़ें ही रहेगी। अब चलिए कि प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चलो मान लो हमने दोनों चीज़ें कर ली, हमने डॉकर पे लोकल सेटअप कर लिया या डेटाब्रिक्स में चला लिया, जैसे भी कर लिया। प्रैक्टिस कैसे करूँगा? प्रैक्टिस के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनी है, एक स्ट्रेटा स्क्रैच करके है, बट मुझे नहीं पता वो कितनी अच्छी प्लेटफॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका लीड कोड का वेबसाइट है, राइट, यहाँ पे डेटाबेस सेक्शन है, डेटाबेस सेक्शन में मैं जाऊँगा, यहाँ पे कंबाइन 2 टेबल्स, मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना था। तो पहले ध्यान से सुनिएगा कि पहले मैं यहीं पे सोल्व कर लूँगा सिक्वल के अंदर, और फिर इसी क्वेश्चन को मैं जो है स्पार्क में सोल्व करूँगा। स्पार्क जो है वो मतलब जब बात आती कोडिंग की, तो स्पार्क का सिंटेक्स ही डिफरेंट है, लॉजिकल थिंकिंग एग्जैक्टली सेम है। तो जिसका ज़्यादा एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग होगा उसका उतना ही पाइस्पार्क या स्पार्क स्ट्रॉन्ग होगा। ये 1-to-1 मैपिंग है, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल उतना स्ट्रॉन्ग स्पार्क। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन को हाँ, ये दोनों चीज़ों को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये इनपुट टेबल है, तो ये दोनों चीज़ कॉपी कर लेना है। एक जगह पे ही आपको एआई टूल्स का यूज़ करना है, और वो है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये दोनों टेबल को देंगे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, चैट जीपीटी खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आऊँगा, ये पूरा कंटेंट जो है, जो टेबल इनपुट टेबल थी 2, 3, 4 जितने भी टेबल हैं, उसकी कंटेंट कॉपी कर लूँगा और इसको बोलूँगा कि only convert this data into Spark data frame, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि आपके लिए स्पार्क डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो रिपीटेटिव, आप कितनी बार खुद से डेटा बनाओगे, पहले हम खुद से डेटा बनाते थे। तो एआई टूल्स का एक ही जगह पे हेल्प लेना है, जहाँ पे दिमाग नहीं लगानी है, जहाँ पे मेहनत वाला काम, मतलब गधा मजदूरी वाली काम करनी है, ऐसा कॉपी पेस्ट वाली काम करनी है। यहाँ दिमाग लगाने वाली कोई काम नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब ये पूरा जो कोड है वो आपको पूरा 2 डेटा फ्रेम बन के मिल गया। अब इसी डेटा फ्रेम का यूज करके आप जो एक्चुअल पाइस्पार्क का कोड है वो लिखेंगे। अब ये चीज़ें रन कैसे होगी, तो इसके लिए आपको स्पार्क का पूरा सेटअप होना चाहिए, और वहाँ पे आप स्पार्क जो है चला सकते हैं। तो लोकल पे हमने डॉकर के थ्रू सेटअप करके सिखा दिया, वहाँ पे ये मैं कोड डालूंगा, वो चलने लगेगा। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको चला सकते हैं।
आई थिंक मैं अभी इसको रन करके देख सकता था, बट मैं अभी टाइम वेस्ट और नहीं करना चाहूँगा। आपको लोकल डॉकर सेटअप वाली वीडियो देख लेनी होगी, तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही जगह पे AI टूल्स का यूज़ किया हम, वो भी सिर्फ डेटा फ्रेम बनवाने के लिए। लॉजिक लिखने के लिए कभी मत यूज करिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, वो सारी आपकी खुद की थिंकिंग आनी चाहिए। तो ये हो गए स्पार्क। अब क्योंकि स्पार्क के साथ डेटा ब्रिक्स भी पूछी जा रही है, तो आपको डेटा ब्रिक्स भी करनी पड़ेगी। डेटा ब्रिक्स के लिए 2-3 जगह है जहाँ से आप एक ही पूरा फॉलो कर सकते हैं, कोर्स फॉलो कर सकते हैं या प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। एक हो गया प्रशांत कुमार पांडे सर, यहाँ से जाकर ले सकते हैं, यूडमी पे इनका कोर्स मिलेगा, या फिर रमेश रत्नासामी का भी यूडमी पे कोर्स मिलेगा, या फिर ईज विथ डेटा का यूट्यूब चैनल मिलेगा। ये शुभम खंडेलवाल है, इनका बहुत अच्छा प्लेलिस्ट होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। और यही सेम चीज़ जो है आपसे भी पूछा जाएगा। यहाँ पे ना ये लोग खुद ही आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे कि एक नोटबुक के अंदर से दूसरी नोटबुक कैसे कॉल करते हैं, वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं, पूरा जो डेटाब्रिक्स में यूनिटी कैटलॉग है, लाइव टेबल्स है, डेल्टा लाइव टेबल्स है, ऑटो लोडर है, और भी जो चीज़ें हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा डेटाब्रिक्स नहीं यूज़ किया हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से आपका स्पार्क और डेटाब्रिक्स का पूरा जो कंप्लीट सीरीज है वो हो जाएगा आपका। डेटाब्रिक्स को आप एज ए कंसिडर कर सकते हैं टूल, बट ऑफ कोर्स ये टूल से ज़्यादा अब एक डेटा इंजीनियरिंग क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बन चुका है डेटाब्रिक्स, इसलिए ये दोनों चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अगेन कहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मेरा जो है कंप्लीट स्पार्क का प्लेलिस्ट है, जो आप देख सकते हैं, रादर देन फंडामेंटल और प्रैक्टिकल, क्योंकि फंडामेंटल और प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो फंडामेंटल में पूरी थ्योरी की बात की गई है, प्रैक्टिकल में पूरा प्रैक्टिस वाली सेशन की बात की गई है। तो मान लीजिए इन फ्यूचर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या फिर सिर्फ आपको थ्योरी याद मतलब रिवाइज करनी है, तो दोनों में से कोई प्लेलिस्ट एक आप फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन इनिशियली आपको कंप्लीट स्पार्क की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। इसके अंदर इसी दोनों के वीडियो जो है यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपका मेरा वाला फॉलो नहीं करना है, तो ये है प्रशांत कुमार पांडे सर, इनका ये वाला कोर्स अपाचे स्पार्क प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर या और बियॉन्ड बेसिक क्रैकिंग जॉब इंटरव्यू, ये दोनों जो कोर्सेस हैं वो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। तो या तो आप ये वाला कर लीजिए या मेरा वाला कर लीजिए। उसके बाद इन्हीं का, एक मिनट, इन्हीं का होगा डेटाब्रिक्स का भी कोर्स एक, अच्छा ये बीच में ही था, डेटाब्रिक्स मास्टर अज्योर डेटाब्रिक्स फॉर डेटा इंजीनियर, ये वाली चीज़ आप ये कर सकते हैं, या फिर रमेश रत्नासामी का ये वाला अज्योर डेटाब्रिक्स का कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई सा भी कर सकते हैं एक, या तो ये वाला कर लीजिए या इनका वाला डेटाब्रिक्स के लिए कर लीजिए। स्पार्क के लिए नहीं, डेटाब्रिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। स्पार्क इंटरनली यूज होगा, उसमें कोड स्पार्क में लिखे जाएंगे, बट डेटाब्रिक्स एज ए टूल भी आपको उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको ये करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका स्पार्क और डेटाब्रिक्स दोनों हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं क्लाउड में। वीडियो लंबा हो रहा है, अगेन मैं वही बोला था कि ये स्लोवेस्ट डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप है। मैं कोई फास्ट नहीं बताऊंगा 2 मिनट में ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये 2 चीज़ कर लो हो जाएगा, नहीं, चीज़ें लगती हैं, करने में टाइम लगता है। ठीक है, अब हम जब क्लाउड में आते हैं तो हमारे पास 3 क्लाउड के ऑप्शन है ना, अज्योर भी है, AWS भी है, GCP भी है। तो मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्विसेज के नाम लिख दिया कि अगर AWS में S3 है तो वही अज्योर में ADLS होता है और वही GCP में GCS होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। जो ग्लू होता है मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैप नहीं करेगा, बट जैसे ग्लू और ADF में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं। डेटा फ्लो में नहीं है सिमिलरिटी, डेटा फ्लो हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा स्ट्रीमिंग और बैच दोनों पाइपलाइन चलाने के लिए, बट हाँ एक 1-to-1 मैपिंग जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ मैंने कर दिया। EMR का जैसे डेटाब्रिक्स और यहाँ पर डेटा प्रो कैसा ही यूज होता है। तो ये जो चीज़ें हैं क्लाउड, ये आपको करनी है। अब ये अज्योर क्लाउड जो है उसके रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, मतलब बहुत अच्छे रिसोर्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो इसके जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में। तो ये वाला मैं चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल माथापच्ची नहीं करना चाहते तो अज्योर सीख सकते हैं। और AWS जो है उसके रिसोर्स कम है, और GCP तो आपको नहीं सीखनी चाहिए। आई वुड से कि नो, यू डोंट नीड टू लर्न दिस GCP। आप या तो AWS सीख लीजिए, अगर आप AWS में पहले से काम कर रहे थे तो AWS सीख लीजिए, और नहीं तो अज्योर सीख लीजिए। बिल्कुल आपको रिसोर्स की कहीं कमी कभी भी नहीं लगेगी। ठीक है, AWS की भी इतनी कमी नहीं लगेगी, बट बिल्कुल एक स्ट्रक्चर टाइप का कुछ नहीं मिलता है जल्दी, ये दिक्कत है। बाकी आप यूट्यूब पे खोज के पढ़ सकते हैं। तो देखिए अज्योर में अगेन रमेश रत्नासामी उनका कर सकते हैं। अज्योर का कौन सा, ADF। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, तो अगर अज्योर में करें तो ADF और डेटाब्रिक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है सिनैप्स, सिनैप्स हम नहीं करेंगे, सिनैप्स की जगह हम स्नोफ्लेक करेंगे, वो आगे बात करेंगे। बाकी SQL है, इवेंट हब स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है जो कि एक काफका है। और बाकी जो ये VM इंस्टांस और ब्लॉब कोई काम का नहीं है, मतलब काम का है बट उसी पे चीज़ें चलती हैं, बट वो उतनी सीखनी नहीं पड़ती है। तो अज्योर में ADF जो है आप रमेश रत्नासामी से कर सकते हैं ADF, वफा स्टडीज से भी कर सकते हैं ADF और डेटाब्रिक्स दोनों हैं इनके पास, ठीक है। अंश लांबा यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वाला चीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इनकी ज़्यादा है। आई थिंक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ एक वीडियो में एक दिन देखा था कि इन्होंने डाला है, तो सिनेरियो बेस्ड भी इन्होंने डाला है, तो वो कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आपका क्लाउड का ये सारी चीज़ें होंगी। अब अगेन मैंने कोर्स तो पूरा दिखा ही दिया है। अगर मैं क्लाउड पे जाऊँ, क्लाउड की है अज्योर डेटा फैक्ट्री, एक ये हो गया और ये हो गया आपका अज्योर डेटाब्रिक्स। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी वफा स्टडीज़ का यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ। हाय फ्रेंड्स। तो ये देखिए वफा स्टडीज़ ने भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो डेटा फैक्ट्री दिख जाएगा और जो डेटाबेस दिख जाएगा, फिर उसके रियल टाइम कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो ये 3 प्लेलिस्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका अज्योर का रिसोर्स मुझे पता है। अगर किसी को AWS का रिसोर्स पता है तो आप बता दीजिएगा। पिछले बार भी किसी ने कुछ नहीं बताया था, इस बार होप कि कोई कुछ बता दे। अब मैंने जैसे बताया कि ये 4 टेक्नोलॉजी जो है वो फंडामेंटल है। ये करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनानी चाहिए। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग क्रिएटर ही फॉलो करनी चाहिए। अलग अलग क्रिएटर फॉलो करेंगे तो अलग अलग आपका माइंडसेट डेवलप होगा। यहाँ पे जैसे देखिए प्रोजेक्ट में क्या करा है, मैंने अपना चैनल बताया हुआ है। मेरे चैनल पे एक डी कंप्लीट प्रोजेक्ट 1 करके ऐसा करके एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे पूरा कोडिंग से किया गया है, प्रोडक्शन ग्रेड कोडिंग स्टाइल यूज किया गया। तो इससे आप ये समझेंगे कि इंडस्ट्री में कोड कैसे लिखी जाती है, कैसी दिखती है, और सिर्फ कोड के थ्रू कैसे हैंडल किया जाता है स्पार्क की पाइपलाइन, तो वो सिखाया गया है यहाँ पे मेरे चैनल पे। अंश लांबा के चैनल पे जाएंगे तो पूरा अज्योर दिखेगा। अगर कोई AWS यूज कर रहा है तो दरसिल परमार के चैनल पे AWS और अज्योर दोनों की रिसोर्सेस दिखेगी, दोनों के प्रोजेक्ट दिखेंगे। ऑफकोर्स डमी प्रोजेक्ट होगा बट प्रोजेक्ट बनाने आपको आइडिया लगेगा। फिर रमेश रत्नासामी जी का उनका अगर कोर्स करोगे अज्योर का तो वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई हुई है, तो वहाँ से भी आपकी प्रोजेक्ट बन जाएगी। और यहाँ पे आप जो है और भी अगर कोई चैनल जानते हैं तो आप यहाँ पे वही मैंने लिखा है ओपन टू एक्सप्लोर 2 मोर क्रिएटर्स। ज़्यादा ऐसे यहाँ पे भी पूरा ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स फॉलो कर लेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लेंगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद सारी चीज़ें एक जगह से एक दूसरे जगह से मैच ही करने लगेगी। तो 2 क्रिएटर और आप जो है अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले जानते हैं तो उनसे सीख लीजिएगा। तो ऐसे करके आप 2 तो आपके मेजर प्रोजेक्ट बनाइएगा, ठीक है, और 2 जो है ऐसे छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट बना लिया। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है अलग अलग तरह से लर्निंग जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोजेक्ट बनाने की डेवलप होगी। क्योंकि हमने पढ़ा पाइथन, हमने पढ़ा सिक्वल, हमने पढ़ा स्पार्क, हमने पढ़ा क्लाउड, बट ये सारी चीज़ें क्लब होके इंडस्ट्री को आंसर कैसे करती है, पाइपलाइन चलती कैसे है, उसके बारे में ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको काम आएगा। और ये इसी ऑर्डर में करनी है कि पहले पाइथन, फिर सिक्वल, फिर स्पार्क, फिर प्रोजेक्ट, तब क्लाउड एंड देन प्रोजेक्ट। इस तरीके से आपको करनी है। तो प्रोजेक्ट की भी आपकी हो गई। प्रोजेक्ट में अब आप ऑलरेडी दरसिल परमार या अंश लांबा का ये चैनल जाके देख सकते हैं। रमेश रत्नासामी का यूडमी कोर्स देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। अब देखिए ये वेयर हाउसिंग जो है ना वो 2 से 4 साल वालों के लिए थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ फैक्ट, व्हाट इज़ डिमेंशन, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज़ स्टार स्कीमा, व्हाट इज़ स्नोफ्लेक स्कीमा, SCD के बारे में, बस इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे वेयर हाउसिंग के केस में। और जो 5+ वाले होंगे उनके लिए जो है वो मेरा जो चैनल है उस पर कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखनी पड़ेगी। 20 लेक्चर है वहाँ पे, वो 20 में से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे बनवाएंगे भी डायमेंशन मॉडल, तो वहाँ पे ये नॉलेज आपको ज़रूरत पड़ेगा। और अगर और आपको जानना है तो डेटा वेयर हाउस टूल किट बाई किम्बल, मैं भी यही बुक पढ़ता हूँ और दुनिया के 90% इंजीनियर्स यही बुक पढ़ते हैं। तो ये वाली बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको और जो मैंने 20 लेक्चर बनाई है उसके बाद की जो और अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद
ये जो है ना डायमेंशनल मॉडलिंग, वो तो थ्योरी हो गया कि ऐसे ऐसे बनाएंगे हम, राइट, लेकिन बनाएंगे कहाँ पे? तो उसके लिए या तो आप स्नोफ्लेक करेंगे या बिगक्वेरी करेंगे या रेडशिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो अज्योर वाले हैं, ठीक है, वो आप स्नोफ्लेक पकड़ लीजिए। अगर आप पहले से ही जीसीपी में है तो आपके पास बिगक्वेरी है। अगर आप AWS में हैं तो आप रेडशिफ्ट पकड़ लीजिए। और अगर AWS में है, रेडशिफ्ट नहीं करें तो AWS जो है ना, AWS के साथ भी स्नोफ्लेक मैंने यूज होते हुए देखा है, और अज्योर के साथ भी मैंने स्नोफ्लेक यूज होते हुए देखा है, ठीक है। जीसीपी के साथ स्नोफ्लेक बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि जीसीपी का जो बिगक्वेरी है वो बहुत अच्छा टूल है, तो शायद ही जीसीपी वाले बिगक्वेरी को छोड़ के स्नोफ्लेक पे जाएंगे। पता नहीं कॉस्टिंग वॉस्टिंग का कुछ होता होगा तो जाएंगे, बट इन जनरल आपका 99% चांस है कि वो बिगक्वेरी में ही रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको स्नोफ्लेक को ऐड करनी है। अब स्नोफ्लेक कहाँ से पढ़ना है, और ये जो मैंने डायमेंशनल मॉडलिंग की जो चीज़ें बताई थी उसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा डायमेंशनल मॉडलिंग का मेरा प्लेलिस्ट, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग करके है, इसमें 20 लेक्चर हैं, तो ये कर लेनी है। और स्नोफ्लेक जो है, स्नोफ्लेक के लिए आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं, डेटा इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएगा। या फिर आप इनका ये वाला कोर्स ले सकते हैं, निकोले स्कूलर ऐसा करके इनका नाम है। ये वाली कोर्स जो है आप ले सकते हैं, स्नोफ्लेक द कंप्लीट मास्टर क्लास। तो इसमें से स्नोफ्लेक कोई भी इन दोनों में से कर सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा वेयर हाउसिंग का। अब आते हैं CI/CD पे। जो भी हम कोड लिखते हैं, राइट, वो कोड डेवलपमेंट में के लिए तो लिखते नहीं है, वो प्रोडक्शन तक जाएगा। तो प्रोडक्शन तक जाएगा कैसे? उसके लिए CI/CD होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। वहाँ पे आप अलग अलग इंडस्ट्री में चीज़ें यूज होती है। जैसे कुछ लोग करते हैं गिटहब प्लस एक्शंस का यूज करके करते हैं, कुछ लोग गिटहब प्लस जेनकिंस का यूज करके करते हैं, कुछ लोग अज्योर डेवऑप्स का यूज करके करते हैं। मैंने अज्योर डेवऑप्स और जेनकिंस दोनों यूज करी हुई है, लेकिन मेरा सजेशन अगर आप मानोगे तो आप सीधा अज्योर डेवऑप्स कर लीजिए। अज्योर डेवऑप्स एक इंडिपेंडेंट टूल है, तो कोई ऐसा ना सोचे कि अज्योर क्लाउड वाले जो है वही यूज कर सकते हैं। नहीं, इसको AWS वाले भी यूज करते हैं, इसको अज्योर वाले भी यूज करते हैं, इसको GCP वाले भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि अज्योर डेवऑप्स एक इंडिपेंडेंट टूल है। ये portal.azure.com में आई थिंक आता भी नहीं है। portal.azure.com जो है ना, वो अज्योर का अपना क्लाउड वाला ये लिंक होता है, ये आता है azuredevops.com ऐसे करके आता है। तो मतलब ये पूरा इंडिपेंडेंट है। अगेन ये रमेश रेतनासामी का जो कोर्स है उसमें नोटबुक डिप्लॉयमेंट उन्होंने ADF में आई थिंक बता रखा है। ADF वाला जो कोर्स लेंगे ना आप, वहाँ पे बता रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अज्योर डेटा फैक्ट्री, ये देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये वाली जो 2 घंटे 25 मिनट की जो सेक्शन है, ये वाली अगर आप सेक्शन कर लेते हैं तो यू आर गुड विथ अज्योर डेवऑप्स या फिर CI/CD पाइपलाइन। ये वाली ही मैं रिकमेंड करूँगा। और यूट्यूब पे मुझे ढंग के नहीं मिले थे, तो अगर आपको नहीं भी ADF का कोर्स करना है तो कम से कम ये वाली तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अज्योर डेवऑप्स का चीज़। उसके बाद आपका ये इतने में CI/CD हो जाएगा। CI/CD में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, वही पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करोगे, मर्ज कैसे करोगे, फिर पुल कब लोगे, बहुत सारी जो गिट की कमांड होती है। तो गिट के जो, हाँ, गिटहब, अब मान लो कि आपको गिटहब ही नहीं पता तो कैसे करोगे? तो गिटहब के लिए यूज क्या होता है, इंटरनली गिट होता है। गिट एक वर्जनिंग टूल है। तो गिट का 30 मिनट का कोई भी यूट्यूब का लेक्चर देख लेंगे ना, 30 मिनट, 1 आवर, 45 मिनट, जो भी कोई वीडियो देख लेंगे, आपको पुल और पुश लेने, कमिट, रेपो, फोर्क, ये सब करने आ जाएगा। और इतना ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ डेवलपर, जब हम 90% ऑफ द टाइम यही कर रहे होते हैं, पुल, कमिट, पुश, यही चल रहा होता है, ठीक है। और स्टेटस और ब्रांच चेंज वगैरह करना चल रहा होता है, यही चल रहा होता है ज़्यादातर टाइम। बहुत कम ही टाइम जो होता है वो हम आड़े टेढ़े यूज केस में फंसते हैं। आड़े टेढ़े यूज केस में तब फंसते हैं जब 2 बंदे ना एक ही ब्रांच पे काम करने लगते हैं या कमिट मार देते हैं। कोई पहले मार दिया, कोई बाद में मार दिया, तो जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आती है वो वाली एक चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी हम समय के साथ सीख जाते हैं। तो आपको तो वो मिलेगा नहीं मौका, फिर भी आप वो लेक्चर में वो लोग समझा देंगे। तो कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, कोई उतना ज़्यादा लोड नहीं है गिट के बारे में, बहुत सारे क्रिएटर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्केस्ट्रेशन पे।
अब हमने जो कोड लिखा, राइट, कोड को डिप्लॉय भी कर दिया प्रोडक्शन में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो इसको डेली सुबह 6 बजे रन करना है पाइपलाइन को 6 AM पे, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सुबह 6 बजे उठ के उसका एक बटन, ट्रिगर वाला बटन दबाते रहेगा या रन वाली स्क्रिप्ट चलाते रहेगा, राइट। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्केस्ट्रेशन की। ऑर्केस्ट्रेशन में अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके का यूज़ करती है। जब से सबसे पहले मैंने ऑटोसिस सीखा था, उसका कंट्रोल एम भी होता है टूल। उसके बाद एयरफ्लो होता है, एडीएफ भी होता है, एडीएफ भी शेड्यूलिंग के लिए काम आता है। डेटाबेस के अंदर वर्कफ्लो भी शेड्यूलिंग के लिए काम आता है। लैम्डा प्लस स्टेप फंक्शन का यूज़ करके भी कंपनी में शेड्यूलिंग होती है, ऑर्केस्ट्रेशन होता है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप कोई सा भी, जैसे मान लीजिए कोई अज्योर वाला बंदा है, तो अज्योर वाले के पास ऑलरेडी एडीएफ और वर्कफ्लो है, तो वो शायद कहीं और नहीं जाएगा। AWS वाले के पास लैम्डा और स्टेप फंक्शन है, तो ज़्यादातर चीज़ें लैम्डा और स्टेप फंक्शन से हो जाती है। अगर नहीं होती तो उनके पास MWAA है, मैनेज्ड वर्कफ्लो अपाचे एयरफ्लो। यही मैंने लिखा है एयरफ्लो। एयरफ्लो का मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है, वीडियोज़ आने शुरू हो गए हैं, तो मेरे चैनल पे जाके आप एयरफ्लो सीख सकते हैं, इन केस अगर आपको एयरफ्लो ही सीखने की ज़रूरत है तो, ठीक है। कोडर 2J ऑलरेडी एक चैनल है जिसपे कि 2 घंटे का लेक्चर है, जिसमें अगर आप 1.5 आवर कर लेते हैं तो आपको जितनी पता होनी चाहिए एक डैग को लिखने के लिए उतना पता चल जाएगा। अगर बहुत इंटरनल डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर ये मार्क लिम्बर्टी है, और मेरा चैनल भी आ जाएगा तब तक। अभी थोड़ा वीडियो स्टार्ट ही हुआ है, जब तक आप ये चीज़ ऑर्केस्ट्रेशन तक पहुंचेंगे तब तक मेरी प्लेलिस्ट फिनिश हो चुकी होगी, तो आप ऑर्केस्ट्रेशन के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप एयरफ्लो यूज़ करिए या ADF प्लस वर्कफ्लो करिए। अगर आप AWS में है तो लैम्डा प्लस स्टेप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आपसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपको एयरफ्लो ही आनी चाहिए थी, नहीं, ये नहीं कर सकता, क्योंकि और भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल है मार्केट में, कंपनी यूज करती है। अगर आपको आती है तो शायद कहीं कहीं आपको एडवांटेज मिल जाए, बट बहुत बड़ी एडवांटेज नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एडवांटेज मिल जाएगी अगर आपको एयरफ्लो आता है तो। बट ये मैंडेटरी नहीं है, कोई भी इसमें से ऑप्शन में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रीमिंग पे। स्ट्रीमिंग में काफका हो गया, किनेसिस हो गया, इवेंट हब हो गया, पबसब हो गया, ये तीनों टूल हैं, और ये काफका इंटरनली सब काफका ही यूज़ कर रहे होते हैं। पबसब मॉडल जो होता है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे चल रहा होता है। तो अगर आपको काफका लर्न करना है तो आप जो है प्रशांत पांडे सर का, ठीक है, यूडमी का कोर्स अगेन ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि यूडमी का इनका कोर्स ले लिया, या फिर आप जो है इनका लर्निंग जर्नल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी ऊपर से नॉलेज मिल जाएगा। तो आप जो है 2 से 4 साल वाले हैं तो आप ऊपर से नॉलेज लेने के लिए लर्निंग जर्नल को ही फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब 5+ वाले हैं तो शायद आपको इनका यूडमी वाला कोर्स भी लेना पड़ जाए। उसके बाद ये स्ट्रीमिंग जो है वो अकेले नहीं आता है, वो काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग साथ में आता है। और मैंने पहले भी बोला कि 2 से 4 साल वाले अगर वो स्विच कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए स्ट्रीमिंग वाला सेक्शन। तो मैं अभी भी बोलूँगा कि आप अवॉइड कर देना। तो स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है वो ईज विथ डेटा करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ईज विथ डेटा चैनल जो है वो 2 बार काम में आया है, तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो ईज विथ डेटा, इस चैनल पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम प्लेलिस्ट में जाते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए, हमने पहले आपको क्या बोला था, स्पार्क स्ट्रीमिंग अभी बताया, और इससे पहले मैंने बताया था डेटाब्रिक्स के बारे में। तो देखिए डेटाब्रिक्स 0 to हीरो वाला जो इनका है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डेटाब्रिक्स का भी हो जाएगा और स्पार्क स्ट्रीमिंग का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके हम एक डेटा इंजीनियर बनते हैं। सिस्टम डिज़ाइन का जो वीडियो है वो, अच्छा अभी हमने कुछ और लिखा है क्या इधर। स्पार्क स्ट्रीमिंग के अलावा फ्लिंक भी होता है यूज़, और डेटा फ्लो, आजकल डेटा फ्लो भी हम यूज़ करते हैं। तो अपाचे बीम का मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो ये भी करते हैं स्ट्रीमिंग को हैंडल करने के लिए पबसब के साथ। तो पबसब प्लस ये, बट हाँ अभी उसको स्किप कर दीजिए आप। सिस्टम डिज़ाइन के लिए मैंने ऑलरेडी एक 40 से 50 मिनट का डिटेल्ड वीडियो शूट करा है कि सिस्टम डिज़ाइन में क्या एक्सपेक्टेड होता है, और ये मोस्टली 5+ वालों के लिए ज़्यादा काम आएगा। अप टू 2 to 4 या जो स्विच कर रहे हैं वो जो भी आपने पाइपलाइन बनाई है या जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाई है उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप जो प्रोजेक्ट बना के देंगे उतने में आपका काम चल जाना चाहिए। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो अगर मिस हो जाएगी तो आप जो है वो सीख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये तो आपने बता दी कि ये चीज़ पढ़ना है ना, बट पढ़ना कैसे है, राइट, किस ऑर्डर में पढ़ना है और कहाँ से कितना देर कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 2 to 3 आवर डेली का टाइम डेडिकेट करेंगे
5 दिन कम से कम करिए सप्ताह में। 7 दिन तो कर पाना मुश्किल ही होता, बट कम से कम ट्राई करिए कि 5 दिन तो मैं रहूँगा, 7 दिन में 5 दिन पढ़ूँगा। बिल्कुल पढ़ते पढ़ते भी मन थक जाता है। मैं खुद ही पढ़ता हूँ या पढ़ता था इंटरव्यू के लिए, तो मन थक जाता था, फिर नहीं करता था मन। तो 5 दिन भी काफ़ी है। 2 से 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। सबसे पहला मंथ जो आपका होगा, ठीक है, वो पाइथन और एसक्यूएल ही होगा। 1 महीने क्या, मैं तो मान के चलूँगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 2 मंथ इसी को लेकर चलिए कि 2 महीने तक आप कुछ और ज़्यादा इधर उधर नहीं छेड़छाड़ करेंगे, सिर्फ पाइथन और एसक्यूएल करेंगे। स्टार्टिंग में तो आप पाइथन के सिंटेक्स सीख रहे होंगे, एसक्यूएल के सिंटेक्स सीख रहे होंगे, बट थोड़े ही समय के बाद जब 15-20 दिन निकल जाएंगे तो आप रेडी हो जाएंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाने के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले, है ना। और अगर आपका अभी, इसीलिए मैं बोला था कि अगर किसी का लेवल ऑलरेडी ये सब चीज़ हो चुका है तो उनके लिए 2 महीने हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा है उसके लिए 2 महीने में नहीं होगा। तो पाइथन और सीक्वल को 2 महीने देने हैं। एक क्वेश्चन, ठीक है, डॉक्टर की तरह लिख रहा हूँ, जैसे एक दवाई बोलते हैं ना, एक टैबलेट डेली, वैसे ही एक क्वेश्चन डेली हमें करने हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 20 to 25 वीडियोज़ फ्रॉम माई लेक्चर। ठीक है, तो मतलब कि 20 से 25 दिन के बाद आप एक एक क्वेश्चन जो है वो डेली सॉल्व करेंगे। और वो कहाँ से करेंगे? 30 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज से उठा के करेंगे। ठीक है, 30 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज। इस तरीके से आपको करना है पाइथन का। और एसक्यूएल का क्या है, एसक्यूएल का भी सिंटेक्स सीखने में समय लगेगा। फिर उसके बाद आप हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हैकर रैंक जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और हैकर रैंक पे आप, क्योंकि स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 सीक्वल क्वेश्चन आप जो है वो डेली लगाएंगे। ठीक है, और जब आपका हैकर रैंक हो जाएगा, फिर आप लीड कोड पे जब जाएंगे तो लीड कोड पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 एसक्यूएल क्वेश्चन डेली होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डोज हो गया सुबह शाम का कि 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, एक एक क्वेश्चन दोनों बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको 5 मिनट में आंसर नहीं आ जाएगा दिमाग में। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करेंगे। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को मॉर्निंग में, मान लीजिए मॉर्निंग में कभी कोई टाइम मिला, या ऑफिस टाइम में भी, क्योंकि लीड कोड वगैरह खुल जाता है ऑफिस के लैपटॉप में भी, तो एक क्वेश्चन को पढ़ के रख लीजिए और अपने दिमाग में पूरा कंटिन्यूस टाइम चलाते रहिए कि अच्छा ये लूप ऐसे चलाऊंगा, यहाँ पे ऐसे एंट्री कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा तो हो जाएगा। तो आपके दिमाग में वो पूरे दिन चल रहा है, वो क्वेश्चन उसी समय आपने सोल्व नहीं किया। तो इस तरीके से आपका 2 महीने इसी में निकालिए, क्योंकि ये जितना स्ट्रांग होगा ना, आगे की जर्नी उतना पीस ऑफ केक बनते चला जाएगा। और यहीं पे सब लोग आधे से ज़्यादा, आधे से क्या 90% लोग छोड़ के भाग जाते हैं यहीं पे। उसके बाद 2 महीने के बाद, अब क्योंकि आपकी एसक्यूएल स्ट्रांग हो चुकी होगी, या मीडियम लेवल पे मैं बोलूँगा, स्ट्रांग तो नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, 2 महीने के बाद वाला आप मीडियम लेवल पे आ चुके होंगे। उसके बाद अब आप साथ में स्पार्क को शुरू करेंगे। आपका ये पाइथन नहीं रुकेगा, इट विल नेवर स्टॉप, 1 क्वेश्चन डेली। ठीक है, ये डायबिटीज़ का दवाई वाला हो गया एक बार डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदगी भर खाते रहो, वही वाली हाल है इसका। ठीक है, पाइथन एक क्वेश्चन डेली, जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है करते रहना है। हो सकता है कि आप भूल रहे हैं ना जो क्वेश्चन, अब क्योंकि आप शुरू में याद हो, आप पूरी लॉजिक समझेंगे नहीं, कुछ याद करने की कोशिश करें, तो वो क्वेश्चन को वापस रिविजिट कर लीजिए। इस तरीके से आपका रिविजन होगा। फिर आप आएंगे स्पार्क पे। तो 2 महीने के बाद आप स्पार्क प्लस क्लाउड दोनों को और इंट्रोड्यूस करेंगे। और आपका एसक्यूएल जो है वो थोड़ा देर के लिए होल्ड जा सकता है, क्योंकि आप मिड लेवल पे आ गए हैं, तो इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड पे डालेंगे। वो होल्ड नहीं होगा, वो चलेगा ही, लेकिन वो दूसरे तरीके से चलेगा। ठीक है, स्पार्क और क्लाउड ये दोनों को अगले 2 महीने आप देंगे। और पाइथन हमेशा चल रहा है, एक क्वेश्चन डेली उसका चल रहा है। जब आप स्पार्क के कुछ दिन कर लेंगे, जैसे 15-20 दिन कर लेंगे, है ना, 15 to 20 डेज, उसके बाद अगेन जो है इसकी क्वेश्चन सोल्व करने की बारी आएगी। तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीड कोड के क्वेश्चन को उठा के पहले आप एसक्यूएल में सोल्व करेंगे, और एसक्यूएल का सोल्व किया हुआ क्वेश्चन पाइस्पार्क में सोल्व करेंगे। क्योंकि आपका एसक्यूएल अच्छा है तो आपका पाइस्पार्क भी अच्छा होगा, कोडिंग वाला। ठीक है, और फंडामेंटल आप सीख लिए 15-20 दिन में।
उसके बाद क्लाउड का यही हालत है, क्लाउड में आपका दो चीज़ चलेगा, ADF चलेगा और डेटाब्रिक्स चलेगा। लेकिन पहले आप ADF सीखेंगे तो ADF सीखने में आपको कम से कम 2 वीक लगेंगे। फिर आप डेटाब्रिक्स सीखेंगे तो डेटाब्रिक्स सीखने में कम से कम आपको 4 वीक लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होगी। अब डेटाब्रिक्स जो है ना, वो डेटाब्रिक्स कुछ और नहीं है, वो SQL, पाइथन और स्पार्क का कोड है जो कि रन होगा डेटाब्रिक्स के अंदर। DB मतलब डेटाबेस, डेटाबेस नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपका 4 महीना ख़त्म हो चुका है। अब आप कॉन्फिडेंट होंगे। अब बचा लास्ट का 2 महीना, ठीक है। आपका कम से कम 3 वीक मिनिमम प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद प्रोजेक्ट बनाना था। तो एक प्रोजेक्ट मेरा है जिसको, क्योंकि गाइडेड प्रोजेक्ट होंगे तो 1 वीक लगाने हैं बनाने में, ठीक है। एरर बहुत सारे आएंगे बट वो वर्थ इट होगा उसको सोल्व करना। यहाँ पे आप अटक जाए तो AI टूल्स का हेल्प लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अटक जाए तो AI टूल्स का हेल्प लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अटकने के केस में। ऐसा नहीं कि कोड उसको बोलो कोड भाई तू समझा, अगर वो कोड आपको समझाने लगा तो समझिए कि आप बर्बाद हो चुके हैं। आपके ऊपर की चीज़ें ढंग से प्रिपेयर नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऊपर की चीज़ें ढंग से प्रिपेयर होगी तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 वीक का प्रोजेक्ट हो गया, 3 वीक प्रोजेक्ट हो गया और 1 वीक, 1 वीक क्या, मैंने AI टूल्स क्यों लिख दिया, हाँ 3 वीक में 1 वीक मेरा प्रोजेक्ट करने में लगेगा। ऐसे ही बाकी क्रिएटर के भी तो प्रोजेक्ट करने हैं, 3-4 प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो इस तरीके से आपका 3 से 4 वीक लगेगा। 4 वीक वर्स्ट केस में मानता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो है वो टोटल 5 महीना ख़त्म हो चुका है। 2 महीना आपका पाइथन और SQL में गया, 2 महीना आपका क्लाउड और स्पार्क में गया, 1 महीना आपका प्रोजेक्ट बनाने में गया। 5 महीने हो चुके हैं। आपकी रिवीजन चल रही है, क्योंकि आप पाइथन भी सोल्व कर रहे हो, आप SQL भी सोल्व कर रहे हो, और यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और स्पार्क ऑफ कोर्स। लास्ट मंथ में, ठीक है, लास्ट मंथ में आप क्या क्या करने वाले हैं। लास्ट मंथ में आपका CI/CD होगा। CI/CD जो है वो अगेन 2 से 3 दिन का काम है। डायमेंशनल मॉडलिंग 2 से 3 दिन का काम है। चलो 2-3 दिन तो नहीं, क्योंकि 20 लेक्चर है, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 वीक, ठीक है। CI/CD आपका हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन जो है, पूरी डिटेल में तो आप नहीं समझ पाओगे ऑर्केस्ट्रेशन, जो मैं जितना डिटेल में बनाने वाला वीडियो, बट मैं मान के चलूँगा कि 2 वीक मैक्सिमम लगेगा। बट इनिशियल जो इंटरव्यू निकालने के लिए वो 1 वीक भी काफ़ी होगा। तो इस तरीके से ये 6 महीने कंटिन्यूअस अपने आप को रगड़ेंगे तो जाके आप रेडी हो चुके होंगे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। और ये 2 से 3 रिजेक्शन आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आप उस समय अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होगे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया बट आपने सोचा नहीं होगा उस समय कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। अब जब रियल टाइम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे चांसेस है कि 2 से 3 बार आप रिजेक्ट होंगे। मैंने मैक्सिमम जो पता है मुझे कि वो 8 बार रिजेक्ट हुए थे, 8 रिजेक्शन आए थे। उसके बाद उनकी कंटिन्यूअस सिलेक्शन हुई थी। तो हार नहीं मानना, ऐसे नहीं कि 2-3 रिजेक्शन हो गए तो अब कुछ और नहीं करने। 7-8 रिजेक्शन भी आता है, उसके बाद आपके पास इतनी सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगी कि आप आराम से इंटरव्यू निकालेंगे। और एक चीज़ इस पूरी जर्नी में नहीं फॉलो करनी है, वो है लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर को। गाली देंगे मुझे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर वाले, ठीक है। ये लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर वाले, ये जो लोग हैं ना, थैंक्स फॉर शेयरिंग, उनसे दूर रहना है, ठीक है। थैंक्स फॉर शेयरिंग वाले लोगों से दूर रहना है। उसके बाद उन लोगों से भी दूर रहना है जो आई विल हायर यू, है ना, इफ़ यू आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे ऐसे देखता हूँ मैं। ऐसे जो भी डाले ना उनको सीधा अनफॉलो करिए, उनको हमारे फीड में दिखना ही नहीं चाहिए। आई विल हायर यू इफ़ यू कैन आंसर दिस, आंसर दिस 20 क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो मैं हर बार ही सेलेक्ट हो जाऊंगा, उनकी औकात नहीं होगी हायर करने की, है ना। कोई नहीं करेगा, वो बस बकवास करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को फॉलो नहीं करनी है। गलत लोगों को फॉलो करेंगे तो और आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर आप पैटर्न देखिए, कुछ लोग होंगे ना कि PwC के क्वेश्चन, डेलवाइट के क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन कुछ डालने वाले लोग आएंगे कि ये इसमें पूछा गया था, ये इसमें पूछा गया था। उनके क्वेश्चन को देख लीजिए, बट उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अपना क्या
इन्फ्लुएंसर और क्या बोलते हैं उसको, लाइक वाइक की फार्मिंग वगैरह कर रहे होते हैं। वो कुछ तो यही टेलीग्राम पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, ये ग्रुप फॉलो कर लो, वो सब फालतू काम करवाएंगे आपसे। तो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर इन सब से दूर रहना है, ठीक है। अम, अगर ये इन सब बहकावों से आप बच गए तो 6 महीने में आपकी जो सिलेक्शन है वो, देखिए अब यहाँ पे जब हम 6 महीने कर लेंगे ना, तो आप अगर एक दो इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होंगे ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगी, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग है। वो जो बोलते हैं ना, ऐड वगैरह देती है कि अंदर से स्ट्रांग बनना है, बाहर से नहीं। लक वाली चीज़ें नहीं है देखनी है कि चलो इसमें लक अच्छा था निकल गया उसके बाद फिर जाके बैठे, नहीं। हम एक अच्छा इंजीनियर बनने बैठे हैं, हमने 6 महीना दिया है, हमने अपना हार्ड एंड सोल मेहनत दिया है, तो उसका जो फल है वो भी हमें पूरा मिलना चाहिए। आज मैं क्यों नहीं डरता हूँ, कोई भी कंपनी मुझे ले ऑफ कर दे तो मुझे क्यों नहीं डर लगता है? मुझे इसलिए नहीं डर लगता है क्योंकि मैंने उतनी काम कर रखी है, मैंने अपनी स्किल्स पर उतनी काम कर रखी है। और सबसे ज़्यादा स्किल्स मुझे जो कॉन्फिडेंस देता है ना, वो प्रोग्रामिंग है। मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा है, मैं कहीं भी इंटरव्यू निकाल लूँगा। ये थॉट के साथ, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाता हूँ। तो यही कॉन्फिडेंस आपको लाने के लिए ये सब मैंने खुद पे किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं हवाई में ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ। तो इस तरीके से ये अगर आप फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट में आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि आपका ये वीडियोज़ देख के मेरा सिलेक्शन हुआ, वो वीडियोज़ देख के सिलेक्शन हुआ। बट मैं कोई फार्मिंग तो कर नहीं रहा हूँ लिंक्डइन पे, वरना मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर वीक में एक दो स्क्रीनशॉट मैं भी डाल सकता हूँ कि ये देखो, ये कोर्स देख के मेरा ये बंदा सेलेक्ट हो गया, वो बंदा सेलेक्ट हो गया। बट ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों को करने की। साइलेंट रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए। और एक कोट है ना कि, हाँ ऐसा ही कुछ है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट्स सक्सेस मेक अ नॉइज। ऐसा कुछ करके है कि मतलब अपनी कामयाबी को हल्ला मचाने दो, आप साइलेंस में काम करो। तो यही चीज़ करनी है। इसलिए ये रोड मैप जो है लंबा है, चौड़ा है, डेप्थ में है। इसकी ज़रूरत इसीलिए थी। ये वीडियो भी 1 घंटे लंबा इसीलिए बनी है ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ऑफ कोर्स मैं सारे कमेंट का आंसर नहीं दे पाता हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँ। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।